ये फर्स्ट ईयर का पहला पेपर होता है, ग्रुप थ्योरी एंड मैट्रिसेस। ये पेपर का नाम होता है जिसमें दो किताबें लगी हुई हैं। एक ग्रुप थ्योरी की समूह सिद्धांत बोलते हैं और दूसरी किताब मैट्रिसेस की होती है। इसमें ये जो बुक है ग्रुप थ्योरी समूह सिद्धांत, इसमें 3 यूनिट का काम होता है और जो मैट्रिसेस है उसमें 2 यूनिट का काम है। मैट्रिसेस सिंपल आसान किताब है, ये थोड़ी सी थ्योरम बेस्ड बुक है ग्रुप थ्योरी। इस बुक को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को पता है, जो छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ये बेस है हमारे ग्रुप थ्योरी का, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। तो जैसे इसमें कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं। नंबर 1 पे जैसे मैंने लिखा है नेचुरल नंबर, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हिंदी में प्राकृत संख्याएं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, 1 2 3 एंड सो। ये संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। फिर नंबर 2 पे आता है इंटीजर्स, जिसको बोलते हैं पूर्णांक। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्लस माइनस और जीरो जो होती हैं संख्याएं, मैंने लिखी हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो। 3 नंबर पे मैंने लिखी है रैशनल नंबर, जिसको हिंदी बोलते हैं परिमेय संख्याएं। कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। परिभाषा आप लोगों ने याद की हुई है। वे संख्याएं जो P/Q रूप में, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। इसके साथ साथ ये एक लाइन और ऐड कर दी जाती है कि P और Q का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। वो तो तुम्हें पता है, जैसे कहीं 2/4 लिखा हुआ है तो अपने 2/4 की जगह उसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1/2 में। अब इसका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता। क्यू के बाद आती हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसकी परिभाषा होती है वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होती हैं R-Q। आर रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसमें से यदि परिमेय संख्याएं घटा दी जाएं तो जो बचती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा ये भी बताई जाती है कि वे संख्याएं जिनका वर्गमूल कंप्लीट ना निकले, यानी कि पॉइंट के बाद ये रुकती नहीं है वैल्यू, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर मैंने लिखा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, R। ये ऊपर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, N नेचुरल नंबर, Z इंटीजर्स, Q रैशनल नंबर और Q डैश इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर R कहलाते होते हैं। वास्तविक संख्याएं बोलते हैं हिंदी में इसको। इसके बाद मैंने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, C = ब्रैकेट में लिखा है X सच दैट, ये जो लाइन लगती है ये सच दैट X ये बिलोंग्स टू, या X = A + आइटा B, कुछ ही लिख देना यहाँ पे। A एंड B दोनों वास्तविक संख्याएं होती हैं और आइटा का जो मान होता है वो आप लोगों को पता है रूट में -1 होता है। अब ये जो 6 नंबर दिए हुए हैं ये अलजेब्रा का बेस है, यानी कि इन नंबर के विद रिस्पेक्ट टू अपने को काम करना होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैंने लिख दी, जैसे ये देखो लिखा है Z की पावर में प्लस, Q की पावर में प्लस, R की पावर में प्लस, C की पावर में प्लस। तो इनका मतलब होता है कि ओनली पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, इनमें जीरो नहीं आता, केवल पॉजिटिव नंबर लेने, इनमें जीरो नहीं आएगा। फिर मैंने इसके साइड में लिखा Q के पैर पे +1, R के पैर पे +1, C के पैर पे प्लस। ये फॉर एग्जांपल है, +1 की जगह कुछ और भी हो सकता है। इसका मतलब होता है कि सेट में +1 को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नंबर लेने होते हैं। हम नीचे सेम ही मैंने एग्जांपल लिखा है एक तरह का, मतलब Z0, Q0, R0, C0। इसका मतलब होता है शून्य को छोड़ के सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लेने होते हैं। ये कुछ नंबर्स के बारे में पता चला था।
अब इन नंबर्स पे जब काम किया गया तो सबसे पहले एक नाम मैं बारी बारी बोलता हूँ, होता है समुच्चय, सेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। समुच्चय की कोई परिभाषा यदि तुमसे पूछता है तो तुम्हारा जवाब होगा अवयवों के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय बोलते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज ए सेट। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, वेल डिफाइंड एलिमेंट कह लो, सुपरिभाषित अवयव कह लो, इनका मतलब क्या होता है कोई पूछ ले तुमसे, तब तुम्हारा जवाब होगा कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही टाइप के होने चाहिए। अब एक ही टाइप से मतलब क्या, तो उसको ये एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसे तुम्हें मैंने एक सेट दिया जिसमें फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं, जितने भी फल आपने देखे हुए हैं। फिर मैंने एक बी सेट लिखा जिसमें मैंने सब्जियों के नाम, वेजिटेबल्स के नाम लिख दिए। फिर तीसरा नंबर में मैंने एक सेट लिया जिसमें लकड़ी से बना सामान, जिसको फर्नीचर अपने कह सकते हैं, वो लिख दिया। अब ये तीनों अपने आप में तीन सेट हैं, ए भी सेट है, बी भी सेट है और सी भी सेट है। अब मैं यदि तुम्हें एक ऐसा सेट लिख दूं जिसके बीच में एक वेजिटेबल है, एक फ्रूट है, एक फर्नीचर है, और तुमसे पूछा जाए क्या ये सेट है, तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं, ये सेट नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही टाइप के होने चाहिए। हो गई बात क्लियर? ये सेट की परिभाषा होती है, उसके बाद ये नंबर्स के बारे में तुम्हें मैंने बता दिया। अब जब अलजेब्रा पढ़ा जाता है तो उसमें कुछ ऑपरेशंस आते हैं। यहाँ पे एक जगह जगह नाम आता है, बाइनरी ऑपरेशन नाम आएगा। बाइनरी ऑपरेशन का हिंदी में नाम होता है द्विआधारी संक्रिया। जो अलजेब्रा होता है वो दो तरह के ऑपरेशंस पे टिका हुआ है, एक होता है एडिशन का, एक होता है मल्टीप्लिकेशन का, योग संक्रिया और गुणन संक्रिया। अब योग पढ़ी हुई है आपने और गुणन भी पढ़ी होगी आपने, लेकिन हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो होती है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया, यानी कि उसमें प्लस भी आ सकता है और गुना भी आ सकता है। अब इन ऑपरेशन के साथ कौन कौन से काम करते हैं, रूल कौन कौन से होते हैं, नियम कौन कौन से होते हैं, तो तुमने पढ़ा होगा एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव रूल, क्रम विनिमय गुणधर्म या क्रम विनिमय नियम। दो एलिमेंट दिए हुए तुम, एक ए और एक बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाता है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो जाता है। ये प्लस के लिए यानी कि योग के लिए और गुणन के लिए। लेकिन हम जो चीज़ यूज़ करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, वो ए बाइनरी ऑपरेशन, बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन का निशान होता है। जरूरी नहीं है ये मन मर्जी पे निर्भर करता है हमारे या बुक वाले की, वो कोई सा इसको बदल के कुछ और स्टार भी लगा सकता है इसको। तो कहने का मतलब बाइनरी ऑपरेशन में योग भी आता है और मल्टीप्लिकेशन भी आता है। दो पे आती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सहचर्य नियम। पता है तुम्हें, तीन एलिमेंट्स के लिए होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, या ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाता है। और यदि बाइनरी के लिए लिखना है तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तीन पे एक प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम। जैसे नाम है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ए इंटू बी प्लस सी का मतलब है ए को बी और सी पे बांटना, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो कभी बदलते नहीं है, यानी कि हम डायरेक्ट लिखा करेंगे। वो ये लिखा है मैंने कि यदि दिया गया समुच्चय नंबर्स का समुच्चय, तो ये ऊपर जो तुमने पढ़े हैं सारे नंबर्स हैं, अब ब्रैकेट में लिख दिया रियल और कॉम्प्लेक्स हो, तो बाइनरी ऑपरेशन, जो ऑपरेशन अपने को दिया जाएगा वो यदि जोड़ का है या गुना का है, तो ये तीनों नियम हमेशा लागू होते हैं। तीनों, ये ऊपर जो तीनों लिखे हुए हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने देखो नीचे एक अलग से लिख दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी और होती है संवर्त गुणधर्म, वो क्या होती है वो क्वेश्चन में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये जो ऊपर तीनों प्रॉपर्टीज दी हुई हैं ये हमेशा लागू होती हैं, इनको प्रूव करने की वहाँ जरूरत नहीं होती। फिर मैं लिखा यदि समुच्चय मैट्रिसेस का हो तो मैट्रिक्स योग के लिए
कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सदैव लागू होती है, और मैट्रिक्स गुणन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा लागू होती है, जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आवश्यक नहीं है, लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा लागू होती है। मतलब योग के लिए काम करना है अपने को तो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव तीनों होगी, और गुणन के लिए काम करना है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हमेशा लागू होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा लागू होगी, लेकिन जो गुणन वाली प्रॉपर्टी है वो लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। तीसरा मैंने लिखा, यदि दिया गया समुच्चय फंक्शन का समुच्चय हो तो कंपोजिट फंक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी व डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सदैव लागू होती है, जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है नाम फंक्शन का। तो फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। फलन क्या होता है, कोई पूछ ले तो फलन एक नियम होता है जो दो समुच्चय के अवयवों के बीच में संबंध स्थापित करता है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कंपोजिट फंक्शन, वो तुमने पढ़ रखा है, फॉक के बारे में पढ़ रखा है, गॉफ के बारे में पढ़ रखा है। ये कंपोजिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि सेट फंक्शन का सेट हो तो कंपोजिट फंक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा लागू होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है। फिर मैं लिखा दो मैट्रिक्स का गुना तभी संभव है जब एक मैट्रिक्स के कॉलम में दूसरे के रो बराबर। पता है तुम्हें दो मैट्रिक्स कब गुना होती हैं, जब एक के कॉलम दूसरे की रो के बराबर हो। एक मैट्रिक्स है 2/3 की, दूसरी है 3/2 की, तो गुना हो सकती है अपने पर। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो तुमने पढ़नी है। अब जो चैप्टर शुरू होगा तो उसको तुम्हें शुरू करवाने से पहले कुछ फिर परिभाषाएं बतानी पड़ती हैं हमें, कुछ बेसिक चीज़ें, वो तो मैं नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा।